जो आप बता रहे हैं दीपक कुमार पोस्टिंग करा रहे हैं या 25 करोड़ की जो बात आप कर रहे हैं ईसा वर्मा को, कि दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं नीतीश कुमार के, उनके बहनोई हैं आनंद किशोर जो वित्त सचिव हैं बिहार के, यह जानकारी नहीं है लोगों को कि लगातार सरकार के जो इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो उनका है, जो डिपार्टमेंट है सूचना विभाग, वो लगातार उसके अधिकारी दबाव बना रहे थे सभी लोगों पर, यूट्यूबर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, या जो ब्लॉगर थे कि आप अपना हटा लें। मेरे पास 4 सबूत हैं कि खबर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बाद हटा ली गई कि कोई कैसे अपनी भतीजी को 25 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर रहा है। एक तरह से पूरी सरकार डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार हैं, न कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे नीतीश कुमार। कंपनियां भी रजिस्टर्ड है परिवार के द्वारा, ये जांच का विषय है। सरकार के तरफ द्वारा कोई भी अधिकृत बयान नहीं आना ये साबित करता है कि हमने जो कहा है उससे ज्यादा बड़ा घपला है। इसके बाद कि ईसा वर्मा दीपक वर्मा की बेटी है और दीपक वर्मा के बहनोई हुए आनंद किशोर वित्त सचिव है। इसके बारे में भी कल और परसों 2 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको मैं पढ़ रहा हूं कि मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से उसको हम दे सके। क्या ये जो बैठकें हो रही थी, बजट बनाया जा रहा था, उसमें ईसा वर्मा भी शामिल थे? मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि वित्त विभाग में फाइलों को फाड़ने जलाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो इस सीरीज में और लोग हैं, अभी ईसा वर्मा अकेले लाभार्थी नहीं है। कल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, दूसरे लाभार्थी का भी नाम मैं बताऊंगा। तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, मैं तीसरे लाभार्थी का नाम बताऊंगा। एक पूरे 5-6 लोगों की सूची है मेरे पास और सबके दस्तावेज है, वो मैं बारी बारी से उसको करूंगा। आपने जैसे ही बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर का पदभार संभाला, 1 हफ्ते के बाद आपका स्टेटमेंट आता है कि पूरा विभाग चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। हमारे जिन पर आरोप है वो आकर सीधे जवाब दें कि हम ईसा वर्मा को नहीं जानते हैं, हमारा ईसा वर्मा से कोई रिश्ता नहीं है, ईसा वर्मा सरकारी कार्यालयों में बैठकों में शामिल नहीं होती रही हैं, ये बयान चाहिए। दीपक कुमार और आनंद किशोर के जरिए ये जब तक बयान नहीं हुआ आता है, मैं बयान पे कायम हूँ। आपके बयान के बाद, आपके आरोप के बाद पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर आगे क्या करेंगे आप? आगे भी जवाब नहीं आएगा तो आप एक बात लिख लीजिए विकास जी, जवाब तो पत्थर से भी हम लोग दिलवाएंगे, ये तो इंसान है। मैं केवल ईसा वर्मा, दीपक कुमार और आनंद किशोर को मैसेज नहीं दे रहा हूं, हम बिहार के तमाम उस अधिकारियों को दे रहा हूं। नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी के साथ। इन्होंने एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर लगाया था। उसी आरोप को लेकर क्या कहना है इनका, आखिर इनके पास क्या तथ्य है, किस आधार पर कह रहे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधाकर सिंह, बक्सर के सांसद। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। देखिए, पूरे बिहार भर में आप देखेंगे कि विभिन्न समयों पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डीके टैक्स के बारे में चर्चा होता रहा, लेकिन डीके कौन है ये बिहार के लोगों के जेहन में अपरोक्ष रूप से जानकारी थी, परोक्ष रूप से जानकारी नहीं था। जब आप देखेंगे, जब इस बार का जो बजट इस बार बिहार सरकार के द्वारा सम्राट चौधरी जी के द्वारा जब पढ़ा जा रहा था, तो उस दौरान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मेरी उत्सुकता थी कि बिहार को किस दिशा में ले जाने के लिए बजट पेश किया गया। जब बजट को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि करीब 25 करोड़ ग्रीन एनर्जी के लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है वित्त विभाग के अधीन, तो यह शंका का विषय हुआ कि ग्रीन एनर्जी पर काम या तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करेगा या एनर्जी डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन यह वित्त विभाग के अधीन क्यों इसको फंड बनाया गया। तो जब हम लोग डिटेल में गए तो सारी जो
खबरें थी, जो अनियमितताएं थी, जो भ्रष्टाचार परत दर परत खुलता जा रहा है। आज मैंने बताया भी सुबह भी लोगों को कि दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं नीतीश कुमार के, उनके बहनोई हैं आनंद किशोर जो वित्त सचिव हैं बिहार के, यह जानकारी नहीं है लोगों को। और दीपक कुमार की जो बेटी ईसा वर्मा जो इस पूरे मामले के मुख्य अभियुक्त में से एक हैं, अभियुक्तों में से एक हैं, वह उनके फूफा हो गए आनंद किशोर जी जो वित्त सचिव हैं। देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मामला है और लिखा भी है कानून में, संविधान में, कि कोई भी पद पर, सरकारी पद पर और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति परिवार के लोगों को कोई भी कार्य का आवंटन नहीं करेगा, उसको लाभार्थी नहीं बनाएगा। इस तरह के मामलों में जहां का स्पष्टतः कानून का उल्लंघन है, निश्चित तौर पर इस मामले को हम लोग कोर्ट के जरिए भी कोर्ट में जाएंगे, PIL दाखिल करेंगे कि कोई कैसे अपने भतीजी को 25 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए, जिस कंपनी का निर्माण ही हुआ है, गठन ही हुआ है 2.5 महीना पहले, जिसके पास कोई भी तकनीकी ज्ञान और वित्तीय क्षमता दोनों नहीं है। अगर दोनों होने के बावजूद भी कानून कहता है कि 5 लाख से ऊपर कोई भी सरकारी फंड को किसी को देना है तो उसके लिए एक टेंडर होगा और टेंडर में जो लोएस्ट बिडर होगा उसको काम पर मिलेगा। आश्चर्यजनक रूप से एक कोई भी नियमों का पालन नहीं होना बिहार सरकार में चल रहा एडहॉकिज्म की तरफ संकेत करता है। कई विपक्ष के लोगों ने और सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है उसमें निर्णय संदिग्ध तरीके से दीपक कुमार के द्वारा लिए जा रहे हैं, प्रधान सचिव के द्वारा। एक तरह से पूरी सरकार डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार हैं, न कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे नीतीश कुमार। यह सबके सामने इस बात को मैंने उजागर किया था। ये क्या सेल कंपनी है क्या? देखा जाए तो ये सेल कंपनी के तौर पे इसलिए मैं मानता हूं जिसके पास कोई जब कार्य अनुभव न हो और इस कंपनी के पास जब वित्तीय क्षमता न हो तो इसका जिस पते पर एड्रेस पर रजिस्टर्ड है दिल्ली में द्वारका के जिस पते पर, वहां अन्य कंपनियां भी रजिस्टर्ड है परिवार के द्वारा। ये जांच का विषय है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इसके तथ्य क्या है, इसके एविडेंस क्या है? जब आप देख रहे होंगे कई एविडेंस मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा, कुछ एविडेंस मैं तात्कालिक रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट भाषण पढ़ रहे थे उस दौरान ही, मतलब कि अगर भाषण और उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पर, बुद्धा के लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो लेख लिखा गया ईसा वर्मा के द्वारा और माननीय मंत्री के जो भाषण है लोक विधानसभा के भीतर, दोनों के बीच में मुश्किल से 5-7 मिनट का फर्क है। जाहिर है कि जो वित्त मंत्री जब भाषण पढ़ रहे होते हैं तो जो उनका जो भाषण होता है वो कॉपी गोपनीय दस्तावेज होता है, उस प्रति को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माननीय मंत्री के भाषण के बाद। तो आखिर ईसा वर्मा को कैसे वह गोपनीय दस्तावेज पहले से उनके हाथ में आ चुका था? साफ है कि बिहार सरकार में जब से आनंद किशोर जी वित्त सचिव बने तो बिहार सरकार ने WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक कंसल्टेंसी फर्म है, रेपुटेड कंसल्टेंसी फर्म है, जिसमें इस शर्त के साथ बिहार सरकार में उनको काम दिया गया कि बिहार का काम आपका ईसा वर्मा देखेंगी। जब WRI ईसा वर्मा को रिक्रूट कर लेता है बिहार में अपने प्रतिनिधि के तौर पे, तब उस कंसल्टेंसी फर्म को बिहार सरकार, जो वित्त सचिव है आनंद किशोर जी ने, उसको पैसा दिया और WRI के प्रतिनिधि के तौर पे बिहार सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों में डिस्कशन में ये शामिल रही
यह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बताया गया और यह सत्यापित तथ्य है। आप देख रहे होंगे 4 दिन से मेरी वार्ता के बाद भी सरकार के तरफ द्वारा कोई भी अधिकृत बयान नहीं आना, ये साबित करता है कि हमने जो कहा है उससे ज्यादा बड़ा घपला है। इसके बारे में भी कल और परसों 2 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको मैं पढ़ रहा हूं कि मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से उसको हम दे सके। क्या ये जो बैठकें हो रही थी, बजट बनाया जा रहा था, उसमें ईसा वर्मा भी शामिल थे? ईसा वर्मा खुलेआम तौर पे शामिल थी, जबकि बजट बनाने की प्रक्रिया में भारत सरकार के द्वारा और भारत के संविधान के द्वारा एक गाइडलाइन फिक्स है कि कोई भी बजट गोपनीय दस्तावेज है और इसके पूरे निर्माण के दौरान बाहरी व्यक्तियों पर प्रतिबंध होता है। यहां तक कि जब बजट छपने की जब प्रक्रिया होती है प्रति, उस समय उसमें लगे हुए सभी अधिकारियों के मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, परिवार से संबंध तोड़ दिए जाते हैं, यहां तक कि भोजन भी और नाश्ते उसी वित्त मंत्रालय के ही कैंटीन से लाया जाता है कि उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो, क्योंकि वित्त के से संबंधित बहुत सारे ऐसे गोपनीय दस्तावेज होते हैं जो बाहर अगर डिस्प्ले हो गए तो मार्केट में भूचाल आ जाएगा, इकोनॉमी के लिए खतरा माना जाता है। शेयर मार्केट या तो बूम करेगा, टूट जाएगा, और जो तिजड़िए और मंदड़िए जो बुल्स और बियर्स होते हैं शेयर मार्केट के, वो पूरे मार्केट को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तो ऐसा है, सत्यापित तथ्य है कि ईसा वर्मा दीपक वर्मा की बेटी है और दीपक वर्मा के बहनोई हुए आनंद किशोर वित्त सचिव। इस नाते तो ईसा वर्मा को कभी भी काम पर सरकार में लगाया ही नहीं जाना चाहिए था एज ए कंसल्टेंट। अगर ये बीपीएससी यूपीएससी से क्वालिफाई होके आई होती और भारत के संविधान का शपथ लेके आई होती तो ऐसे व्यक्ति से काम हम ले सकते थे। लेकिन जो व्यक्ति निजी तौर पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के रूप में सरकार के नीतियों को प्रभावित करें, उसका एक उदाहरण है। मैंने कहा कि ये जो फंड बना ग्रीन एनर्जी के नाम पर, वो फंड वित्त विभाग के भीतर क्यों रखा गया? क्योंकि वो अपने भतीजी को इस काम को देना चाहती थी। उन्होंने अपने फूफा आनंद किशोर को प्रभावित कर करके वो फंड 25 करोड़ का क्रिएट किया गया। केवल 25 करोड़ ही नहीं था, अप्रैल के महीने में अगर हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते तो अप्रैल में वाडिया होटल में एक बड़े कन्वेंशन करने की बात हुई थी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, और विभिन्न विभागों में भी बजट था ग्रीन एनर्जी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, और बहुत सारे तरीके के जो न्यू चैलेंजेज है उसको लेकर के, ये सभी पैसे बोधि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को देने का पूरी बात तय हो चुकी थी। आज निश्चित तौर पर मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि वित्त विभाग में फाइलों को फाड़ने जलाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि किसी तरह से इस फाइलों को जला दिया जाए कि इस मामले का जो सटीक जो सारे दस्तावेज हैं, वो जो ओरिजिनल दस्तावेज, वो किसी को न मिल पाए। क्या सरकारी खजाने में लूट मचाने के लिए ये सब कुछ किया गया है? देखिए, डीके जो टैक्स था, दीपक कुमार टैक्स, वो हिडन था, छुपा हुआ था। ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे थे, तो नौकरियों के पर लिए जा रहे थे, ठेके फटीके में लिए जा रहे थे, एक छुपा हुआ था। लेकिन एक नौकरी के साथ और नौकरी के बाद ये सुविधा लेने का जो खेल जिस तरीके से किया गया, और इस सीरीज में और लोग हैं। अभी ईसा वर्मा अकेले लाभार्थी नहीं है। कल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, दूसरे लाभार्थी का भी नाम मैं बताऊंगा। तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, मैं तीसरे लाभार्थी का नाम बताऊंगा। ये जो रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स थे हैं बिहार के, वो लगातार बेनिफिटेड थे नीतीश कुमार की सरकार में। वो रिटायरमेंट उनका केवल कागजी हुआ, लेकिन वो असंवैधानिक तरीके से सरकार को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं। एक पूरे 8-5-6 लोगों की सूची है मेरे पास, और सबके दस्तावेज है, वो मैं बारी बारी से उसको करूंगा। आप जो ये 5-6 लोगों के बारे में बता रहे हैं, क्या ये वही 5-6 लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं अभी, जो आरोप लगाती है आपकी पार्टी?
मेरी जो पार्टी जिन पर आरोप लगा रही है उन लोगों के अलावा ये लोग हैं, उनके अलावा हैं। उसमें एक तो दीपक कुमार है, ये तो उसमें है, लेकिन बाकी जो अधिकारी के तौर पे ये 4-5 रिटायर्ड 6 लोग हैं, उनके वो अलग से हैं। अच्छा, एक बात मुझे जानना है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपने इतना बड़ा बयान दिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पर सवाल खड़े किए, मीडिया में ये खबर उस हिसाब से उठी नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक बहुत असल सवाल आपने कर लिया जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था। मीडिया के अखबारों में छपने नहीं दिया गया, किसी भी प्रिंट मीडिया ने छापा नहीं। 2 अंग्रेजी के अखबार छापे, एक हिंदू अखबार जो बिहार से बाहर का है, जिसका बिहार के विज्ञापन पर जीवित अखबार नहीं है, इसीलिए उसने छापा, और दूसरा आज की अखबार में एक कॉलम में फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। बाकी हमारे किसी भी प्रिंट मीडिया ने कहीं कोई बातें को छापा नहीं। दैनिक भास्कर ने एक बॉक्स में बहुत सतही तरीके से, छोटे तरीके से, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, खबर को छापा था, एक छोटा जो बॉक्स में। ये हालत है बिहार में मीडिया में। जो मेरी जानकारी है कि लगातार सरकार के जो इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो उनका है, जो डिपार्टमेंट है, सूचना विभाग, वो लगातार उसके अधिकारी दबाव बना रहे थे सभी लोगों पर, यूट्यूबर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, या जो ब्लॉगर थे कि आप अपना हटा लें। मेरे पास 4 सबूत हैं कि खबर 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बाद हटा ली गई। उसमें कशिश न्यूज का दबाव में हटाया गया, पंजाब केसरी का हटाया गया, एक पोर्टल है, ब्लॉगर है लल्लू राम कोई, उनसे हटा लिया गया खबरें। मेरी जानकारी में आप शायद जानते होंगे कि और लोगों पे शायद भी दबाव होगा, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के हैं, आपने भी खबरों को चलाया, हो सकता है कि आप पर भी दबाव आया हो। इसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन हमने खबर नहीं हटाया। दबाव आया है ये बात तो आपने सच कहा, लेकिन हमने खबर नहीं हटाया, क्योंकि हमारे यहाँ जब खबरें पब्लिश हो जाती हैं तो किसी दबाव में हटती नहीं है। ये तो बहुत दुखद है कि खबरों एक भारतीय संसद के सदस्य के नाते मेरे द्वारा लगाए गए सभी जो आरोप, जो दस्तावेजी हमारे पास हैं, उसको देश की अगर मीडिया में अगर दबाव बना करके हटा दिया जाए तो यह घोषित आपातकाल है। तो फिर इसके बाद इस राज्य की जनता को जानने का कोई तरीका ही नहीं रह जाएगा कि बिहार के भीतर हो क्या रहा है। जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शारीरिक और स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति है, वो सभी लोग को मालूम है कि वो आज फिट नहीं है, लेकिन ये एनडीए का मसला है कि उनको साथ क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन जब इस तरह से मीडिया पे दबाव होगा तो ये तो कोई भी खबरें बाहर जाएंगी ही नहीं। और जो ऐसे जो माफिया जो लोग हैं सरकार में, रिटायर्ड लोग हैं या वर्तमान में भी हैं, तो ये इनका मनमानापन और बढ़ेगा और बिहार में लूट का तंत्र बढ़ता जाएगा। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर आप बहुत पहले से मुखर रहे हैं। आपने जैसे ही बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर का पदभार संभाला, 1 हफ्ते के बाद आपका स्टेटमेंट आता है कि पूरा विभाग चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। तो क्या आपने करप्शन के खिलाफ कोई मुहिम चला दी है? आप मंत्री बने थे तो आराम से रहते। देखिए, मंत्री जो बनाए जाते हैं या बनते लोग हैं, वो बिहार के 13 करोड़ लोगों के जनभावनाओं के अनुरूप उनके काम के लिए बनाए जाते हैं, न कि भोग के लिए, अपने सुविधा के लिए। जो लोग अगर मानते हैं कि हम सुविधा के लिए बने हैं, भोग के लिए बने हैं, उनके लिए मुबारक है। हम लोग ये मानते हैं कि सत्ता और पद सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं है। और हम लोग ये संन्यास का रास्ता मानते हैं कि अगर आप राजनीति में आए हैं तो संन्यास का रास्ता है, सेवा का रास्ता है। 13.5 करोड़ लोगों के लिए 243 एमएलए मात्र चुने जाते हैं। उस 243 में से मात्र 36 मंत्री बनते हैं। और अगर वही हम लोग कंप्रोमाइज हो जाएं तो इस राज्य को जो गर्त में गया है और भी ज्यादा गर्त में चला जाएगा। ये केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हम राज्य के हितों के लिए हम सभी वो उपाय करेंगे जो आम लोगों के हित में है। जिस मंडी कानून को लेकर के मैं विरोध किया था, भ्रष्टाचार के अलावा जो इश्यूज थे हमारे, उस इश्यूज को आज सरकार, बिहार की सरकार इस बार बजट में माने कि हमको
बिहार में बाजार समितियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने 1200 कुछ करोड़ रुपए दिया भी है। तो ये बात 2 साल पहले क्यों सरकार को नहीं सूझा? ये 19 साल से मामला उलझा हुआ था, क्यों इंतजार हुआ? या इंतजार हुआ कि एक आदमी इस पद पर और इस्तीफा दे तब इसको हम करेंगे? जब अच्छा था तो मेरा इस्तीफा देने का क्या मतलब हुआ? तो जाहिर है कि इस राज्य के भीतर जो यथास्थितिवादी लोग, जो एनडीए में लोग जो बैठे हुए हैं लोग, इनके लिए सत्ता इतना प्रिय है और इतना मोहग्रस्त है कि बिहार की 13.5 करोड़ जनता करा रही है और ये केवल मजा लूटने में शामिल है लोग। आप मंत्री पद से इस्तीफा देना कबूल, मतलब उसको कबूल किया आपने, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने। आप चाहते तो सेट होके रह सकते थे, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो कहा कि मैं राजनीति में तो कोई कैरियर बनाने नहीं आया हूं। राजनीति में हम पद पर बैठे रहने के लिए नहीं आया हूं। हम जिन कामों को, जिस इश्यूज को लेकर के, किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के जो इस सवाल को लेकर के जो हम कमिटमेंट है हमारा जनता के प्रति और जनता ने जो चुना है मुझे, हम उसके किसी भी इश्यूज के पे कोई समझौता नहीं कर सकते किसी भी जीवन में, किसी भी व्यक्ति से। अगर मेरे सामने भगवान भी आएंगे तो मैं वो कहूंगा कि कुछ वक्त दीजिए मुझे कि मैं इस काम को पूरा कर लूं, आपके साथ मैं चलूंगा, लेकिन मैं समझौते नहीं करूंगा। ये कभी समझौता के लिए मैं नहीं बना हूं। अच्छा, 4 दिन हो गए आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के, कोई काउंटर नहीं आया किधर से? देखिए, काउंटर अगर पॉलिटिकल लीडर के स्तर पे कोई करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। राजनीतिक दल तू मैं में लगे रहते हैं। मैं उनके किसी बयान को लेता भी नहीं, अगर कोई दिया भी होगा तो। हमारे जिन पर आरोप है वो आकर सीधे जवाब दें कि हम ईसा वर्मा को नहीं जानते हैं, हमारा ईसा वर्मा से कोई रिश्ता नहीं है, ईसा वर्मा सरकारी कार्यालयों में बैठकों में शामिल नहीं होती रही हैं, ये बयान चाहिए। और हम उनको कोई भुगतान नहीं किए हैं, ये बयान हमको चाहिए। तब जाकर हम माफी मांग लेंगे कि मैं गलत था फिर। लेकिन इस 4 सवाल पे जब तक सरकार के दीपक कुमार और आनंद किशोर के जरिए ये जब तक बयान नहीं हुआ आता है, मैं बयान पे कायम हूं। मुझे तो सबसे आश्चर्य माननीय मुख्यमंत्री जी पर है कि 4 दिन के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई के लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाया, कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच के लिए कोई टीम आज तक नहीं गठित किया। मुझे उन पर शक हो रहा है कि स्वस्थ है कि नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप बार बार सरकार पे लग रहे हैं, ओवरऑल आप चूंकि सरकार में भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, सांसद भी हैं, आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है बिहार में, हमने कई इंटरव्यूज किए, सत्ता पक्ष के भी किए, उन्होंने भी नहीं नकारा से एक सिरे से कि भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने भी ऑन कैमरा कहा है। तो ये भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, ये कब खत्म होगा और इसको खत्म करने में सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, इस भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री ऊपर से निकली है, जब तक वहां नहीं सफाई होगा, नीचे नहीं सफाई होगा। जब आप ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे के आधार पे करेंगे तो वो अधिकारी जिनको आप अंचल में भेजेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पे भेजेंगे, जिला में भेजेंगे, वो 2 हाथ से लूटना शुरू करेंगे। और ये पूरे जो भयानक स्तर पे जो करप्शन है, उसकी जो गंगोत्री है, वो पटना के मुख्यमंत्री के सचिवालय में है। लोग ऐसे जो लोगों को परसे देने वाले लोगों को बदलना होगा, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। ये स्वीकार करना और उसको ठीक करना दोनों अलग बात है। ठीक करना होगा, और नहीं जो ठीक कर रहे हैं मंत्री ऐसे लोग, तो इस्तीफा देना चाहिए। आपको जनता काम के लिए भेजी है, आपको सुविधा भोगने के लिए, भोग के लिए नहीं भेजी है जो आप भोग रहे हैं। आपके बयान के बाद, आपके आरोप के बाद पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर आगे क्या करेंगे आप? आगे भी जवाब नहीं आएगा तो? आप एक बात लिख लीजिए विकास जी, जवाब तो पत्थर से भी हम लोग दिलवाएंगे। ये तो इंसान है। ये हमारे अभी प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल से भी मिलेंगे, लोकायुक्त से भी मिलेंगे, सीएजी के हेड से भी मैं मिलूंगा, जरूरत पड़ा तो कोर्ट भी जाऊंगा। जवाब तो देना ही होगा। जिस तरह से मंडी कानून पे इस्तीफा देने के बाद लोग कहे कि आप रहते इस पद पे तो लागू कर सकते थे, मैंने कहा कि रहते तो नहीं लागू कर सकते थे, लेकिन मेरा जो शहादत है
इस राज्य के किसानों को अंतिम में देना फायदा होगा। और आप देख लीजिए मंडी कानून इस बिहार में लागू हो गया। 2 साल लगा, समय लगेगा। जिन सवालों को मैं खड़ा कर रहा हूं, इस जवाब तो मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि ये सवाल मेरे सुधाकर सिंह के नहीं है, बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के मतदाताओं का सवाल है कि हमारे जो महत्वपूर्ण जो गाढ़ी कमाई है जो राजकोष में जमा किए हैं, वो जनता के हित में इस्तेमाल न होकर कुछ अधिकारी अपने परिजन के साथ जो अयाशी और मस्ती कर रहे हैं उस पैसे से, उसका हिसाब लेकर रहेंगे हम। क्या कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार करेंगे आप? निश्चित तौर पर PIL जाएंगे। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी भतीजी को टेंडर दे सकता है, कैसे भतीजी को गैर कानूनी तरीके से बैठकों में शामिल कर सकता है। ये सारे जो सीक्वेंस में जो हमारे पास एविडेंस है, इसको लेकर जाएंगे हम। देखिए, एक बड़ा बेसिक सा सवाल हम जानना चाह रहे हैं। ईशा वर्मा दीपक कुमार की अपनी बेटी है और क्या अपने बहनोई हैं जो आप बता रहे थे? अपना मतलब डायरेक्ट कनेक्शन? ये अपने सीधे बहनोई हैं। दीपक कुमार की बहन से शादी है, आनंद किशोर की शादी हुई है। ये सीधे रिश्ते हैं। ये बिहार नहीं जानता था, या अधिकारी भी नहीं जानते थे। ईशा वर्मा? ईशा वर्मा तो दीपक की जब बेटी है, ये तो सही है। और जब बहनोई हुए आनंद किशोर, तो ईशा के फूफा हुए आनंद किशोर। ये तो रिश्ते यही है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आप कहे तो इसमें तो दोनों अधिकारी आ गए ना। दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं, दीपक कुमार इसमें प्रमुख अभियुक्त में से हैं, जो अपने बहनोई के जरिए इसको लागू कर रहे हैं। क्योंकि दीपक किसी की भी IAS अधिकारी की जो पोस्टिंग हो रही है, दीपक कुमार के मार्फत हो रही है। उन्होंने, मैं कल एक खुलासा करूंगा इस फाइल को, क्योंकि वो चिट्ठी आ जाने दीजिए, तो इस पर हम एक बड़ा खुलासा करेंगे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, दोनों के रिश्तों को लेकर के, कि कैसे पोस्टिंग उन्होंने कराया था। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं दीपक कुमार पोस्टिंग करा रहे हैं, या 25 करोड़ की जो बात आप कर रहे हैं, ईशा वर्मा को टेंडर की बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक विभाग में है या और भी विभाग में है? नहीं, अन्य विभाग में भी है, जिसका मैं कहा कि मैं सीरीज में खुलासा करूंगा कि दीपक कुमार अपने परिजनों को, बेटी को, बेटा को कंपनी बनवा करके, कुछ खोखा कंपनी भी हैं जिसको आप सेल कंपनी कहते हैं, कुछ सेल कंपनियां हैं, कुछ डायरेक्ट इनके कंट्रोल में है। और कैसे बिहार में टेंडर को उनके कुछ डायरेक्ट टेंडर दिए गए और कुछ जगहों पे पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कोई अगर बड़ी कंपनी, बड़ा ठेका था 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, तो इनकी कंपनियों पर नहीं दिया जा सकते, क्योंकि उनके पास वित्तीय क्षमता और उनके पास वर्क अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक किसी बाहर की कंपनी को काम दे दिया, बड़ी कंपनी को, और फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उसको सबलेट करा दिया गया इनकी कंपनियों को। दीपक कुमार अपने कंपनियों को, अपने बेटा बेटी की कंपनियों को सबमिट करा दिया। ऐसे 100 योजनाएं हैं, 100 प्रोजेक्ट हैं। तो इन तमाम प्रोजेक्ट में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और खासतौर से जहां आनंद किशोर रहे हैं जिस विभाग में, वहां तो सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहे हैं लोग। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जब इतना करप्शन है, आप आरोप लगा रहे हैं, आप पूरा साक्ष्य दे रहे हैं, आप सीरीज वाइज खुलासा करने की बात करें, मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरी बहुत ही गहरी चिंता है। आज के दिन में गहरी चिंता इस बात को लेकर के है कि जीरो टॉलरेंस के नाम पर राजनीति में आए हुए भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में धंसते जा रहे हैं। और जो आज उनकी जो शारीरिक और जो मानसिक स्थिति है, मैंने पत्र भी लिखा था माननीय राज्यपाल को कि एक जांच टीम भेजी जाए डॉक्टरों की त्रिस्तरीय, कि उनके फिट हैं कि नहीं, यह बात अब पता करना जरूरी है। इतने बड़े हलचल के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करना, ये साबित करता है या तो वो मानसिक रूप से फिट नहीं है, या फिर इस भ्रष्टाचार के वो लाभार्थी में से एक वो भी है। लेकिन आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन भी है कि आपके सवाल पर जवाब नहीं आ रहा है। ये दुखद है। भारत के संसद का सदस्य अगर सवाल करे, एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन में एक आम आदमी को अधिकार है पूछने का। मैं तो एक सांसद हूं, जब जो मेरे किसी सवाल का जवाब देना सरकार की प्राइमरी ड्यूटी होती है, उसको रोक नहीं सकते।
हम संसद के जरिए पूछें, या हम मीडिया के जरिए पूछें, या हम पत्र के जरिए पूछें, लेकिन जिस तरीके से जवाब नहीं आना, ये साबित करता है कि अवमानना है हमारी, एक संसद के रूप में मेरी अवमानना है कि मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब आना चाहिए, और नहीं आना ये साबित करता है कि कितने लोग अहमन्य हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं के महत्व को भी खत्म कर रहे हैं और उसको ये तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आखिर में दीपक कुमार मुख्यमंत्री और ये जो ईसा वर्मा है, उसके बाद जो प्रधान सचिव वित्त विभाग के हैं, उनको क्या डायरेक्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं केवल ईसा वर्मा, दीपक कुमार और आनंद किशोर को मैसेज नहीं दे रहा हूं, हम बिहार के तमाम उस अधिकारियों को दे रहा हूं कि बिना भय और बिना लोभ का काम करें। अगर दबाव में काम करेंगे तो ये तो फंस ही गए, बाकी वो लोग भी फंस जाएंगे। इसीलिए कोई भी गैर कानूनी आदेश दीपक कुमार, आनंद किशोर का अधीनस्थ अधिकारी, वरीय अधिकारी या सीनियर अधिकारी इनके आदेश को न माने जो गैर कानूनी है। अगर आप भी करते हैं उनके किसी दबाव में, तो ये तो जेल जाएंगे ही, पद से हटाए ही जाएंगे। आप लोगों के लिए भी समस्या पैदा होगा। ये बिहार के तमाम नौकरशाहों के लिए मेरा संदेश है। मैं जानता हूं 90 से 95% अधिकारी अच्छे लोग हैं, ये महाभ्रष्ट लोग 5 से 10% हैं। मतलब जेल जाना तय है? अगर नहीं जाते हैं ये लोग, बच जाते हैं, तो मुझे थोड़ा लगेगा कि हम लोगों ने ठीक से संघर्ष नहीं किया। तैयारी पूरी है? तैयारी का विषय नहीं है, कोई मेरा व्यक्तिगत मसला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं मानता कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे बात कोई नहीं करेगा। ये जो सवाल है सत्य का, जो मसाल है, इस मसाल को ले जाने वाले एक लंबी कतार है। आज धरती वीरों से खाली नहीं है। मेरे पहले भी लोगों ने इस मसाल को जिंदा रखा, मेरे बाद भी इस मसाल को जिंदा रखेंगे। सत्य की लड़ाई यह लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई है। इसमें बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग करेंगे। मीडिया के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। लोग जान पर खेल करके भी, अपना वित्तीय घाटा सह के भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया से छोटी ही खबरें सही चलाने का काम कर रहे हैं। वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुधाकर सिंह, जिनका सीधा आरोप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर है। हम दीपक कुमार को आमंत्रित करते हैं कि अगर वो अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारे कैमरे के सामने आकर सुधाकर सिंह का जवाब दे सकते हैं। हम तैयार हैं। समय वो निर्धारित करें, हमारा नंबर नीचे चल रहा है, हमें फोन करें या व्हाट्सएप करें। और आखिर में एक आग्रह, कृपया खबर हटाने, डिलीट करने और ना चलाने का दबाव हम पर ना बनाएं। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।